तू जेवण घेऊन ये खाली जा. Oops. Yes, darling. Opera. Yes. Door is back, man. Now. Ta-da. Bye. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम. कौन जुड़ा है? मैं मंगला हूँ मैम. कहाँ तक आए थे? कुछ याद आ रहा है आपको? कॉल आया था कि किसी का लेक्चर के लिए? नहीं मैम, लड़कियां बोल रही थी तो एक मिनट. कौन आया था मैम? ओके. हेलो. हाँ, गुड मॉर्निंग. भूषण, थोड़ा लेक्चर में बेटा थोड़ी देर से बात करें. ओके. अभी तो फिलहाल 2 ही लोग जुड़े हैं. वेट करना है क्या बच्चों का?
मंगला यस मैम, थोड़ा रुके। और कौन जुड़ा है? सोनाली सोनाली खेलना क्या क्या नाम है उनका, क्या नाम? अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ तक आए थे हम लोग, याद आ रहा है आपको? 8 अगस्त का चालू था शायद। शायद, है ना? मैम पक्का है, नहीं रहता ना। सोनाली आप भी थे? सोनाली कल की तासिका में आप थे ना? सोनाली, शायद कहीं पर मोबाइल रख दिया। सोनाली, कितनी देर तक वेट करते हैं? और थोड़ी देर, 5 मिनट, ठीक है? 1 मिनट मैम, मैं पल्लवी अनु कोमल को बोलती हूँ। हाँ जी, ठीक है, बोल दीजिए। और वेट करना है किसी का? स्टार्ट करना है? स्टार्ट कीजिए मैम। हाँ जी। जी मैडम। चलिए, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। और कोजागिरी पूनम जो चलती है, वो भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही में आज देवियों को माना जाता है खास तौर पर, लेकिन अन्नपूर्णा माँ जो है, तो अन्नपूर्णा माता का आज पूजन किया जाता है। आपके भी घर पर शाम को पूजन रखा होगा, उसके लिए भी आपको ये 3 जो त्रिवेणी संगम आज के दिन हुआ है, इस त्रिवेणी संगम के आज आप सभी लोगों को, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे तुकोजी महाराज जापान यात्रा को। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ये त्योहारों का समय है, किसी के भी लेक्चर्स नहीं है, केवल हमारा लेक्चर चलता है। तो इसका कारण भी यह है कि बेटा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के नाते ये नया है। कौन सा प्रश्न कब कैसे पूछा जाए कुछ कह नहीं सकते, जिस कारण आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आज कोई दिक्कत होगी। तो प्लीज, तो ऐसे ही हम लोग यदि जुड़ते हैं और एक तासिका लेने के लिए, यदि आपकी परमिशन होती है, तो हम उसे भी कंप्लीट कर पाएंगे जितना आज और कल कर पाएंगे।
क्योंकि ऐसा होता है बेटा कि कई बार एग्जाम ड्यूटी लग जाती है जिस कारण हमारा लेक्चर्स हमें ऑफ करना पड़ता है। अब समय है, आपकी इच्छा होती है तो हम लोग अपने लेक्चर्स को ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर। आप बता दीजिएगा एंड होने से पहले, तो तुरंत एक मीटिंग का फिर से एक बार लिंक आप लोगों को छोड़ दी जाएगी जिससे आप लोग छानोगे। ओके। दोस्तों हम लोग का जो 7 अगस्त 6 अगस्त का कंप्लीट हुआ था और 7 अगस्त को हमने स्टार्ट किए थे। 3 बजे जगते थे सब विधि, उनकी प्रातः विधि उन्होंने कंप्लीट की थी। और हमने ये भी देखा था दोस्तों इसके पहले कि उन्होंने अपने हाथों से दाढ़ी करना सीख लिया था। मतलब अब तक तो जो अपने भारत देश की यदि बात करते हैं तो भारत देश में अपने घर पर नाई आता है और वो ही खुद कर देता है। लेकिन बाहरी तौर पर यदि हम लोग चले जाते हैं तो खुद अपने हाथों से काम करते हैं। तो उन्होंने सर्वप्रथम तो यह कार्य अपना खुद करने के लिए जाना। कई रईस लोग होते हैं कि जो अपने जूते भी नौकर से पहनवा लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपना कार्य जो है वह कार्य खुद करने की बात कही। तो जापान के जो बड़े-बड़े और भले आदमी होते हैं, वो अपना कार्य खुद करते हैं और अपना कार्य खुद करते हुए भी अपने आप पर वह पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। यह बात हमने कल की तासिका में देखी। अब देखिएगा कि जिसे सलाहकार के रूप में उनको माना गया है, जो अनानाईक्यू यह संस्था है, अब इस संस्था को वो विश्वव्यापी स्तर पर बनाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से विश्व मंडल स्थापना हुई अमरावती से, तो वही अमरावती की जो संस्था है, मतलब सेवा मंडल की संस्था है, वह विश्वव्यापी दृष्टिकोण को अपनाती है। ठीक उसी प्रकार अनानाईक्यों की जो संस्था है वो भी विश्वव्यापी स्तर पर काम करेगी, ऐसा उन लोगों का मानना था। और फिर मानव धर्म और विश्व का जो संबंध होता है, तो दोनों के संबंध को विश्व के लोगों के हृदय तक पहुंचाने की जो चर्चा उस समय में चल रही थी। और उस दिन मतलब 7 अगस्त को यह योग आया था और इसीलिए वह उनकी जो विनती है उस विनती को स्वीकार कर लेते हैं। और वो क्या कहते हैं कि मैं इस संस्था का हमेशा हितचिंतन रहूंगा, सलाह देता रहूंगा। मैं शास्त्री नहीं हूँ मगर शास्त्र के हृदय का साक्षात्कारी जरूर हूँ। तो देखिएगा कि किस प्रकार से शास्त्र होते हैं और शास्त्र को हृदय के साथ आत्मसात की। वर्षा बाहर से रेज हैंड कर रही है, एनी प्रॉब्लम बेटा आप बोल सकती हो। वर्षा बारसे करके कोई लड़की है जो रेज हैंड कर रही है। एनी डाउट बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है? वर्षा, वर्षा, क्या आप हमारी बात को सुन पा रही हो? गलती से हो गया या कुछ कहना है आपको? आपको यदि कुछ कहना है तो प्लीज अपना माइक जो है ऑन कीजिए और बात करना स्टार्ट कीजिए। वर्षा, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी। हमने आज उनकी फर्ज पर मंजूरी दे दी और उसके पहले संस्था का उद्देश्य समझा लिया और वह सेवा मंडल से पूरी तरह से निकट है ऐसा समझकर स्वीकृति दी। देखिएगा कि यहाँ पर 2 संस्था आ रही है। पहली संस्था हमारी सेवा मंडल की जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलती है, और दूसरी जो संस्था है हाँ वर्षा जुड़ी नहीं है शायद। तो दूसरी जो संस्था है वह अनानाईक्यों की संस्था है। तो जिस कारण वह अनानाईक्यों की संस्था के कारण वह दोनों एक दूसरे के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं और साथ ही में वह अपने सेवा मंडल को उसके निकट रखना चाहते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपने समन्वय स्थापित करेंगे, सेवा मंडल के सभी रूल्स जब अनानाईक्यों की संस्थाओं को मान्य होंगे, तब वह एक दूसरे के साथ निकट है ऐसा हमारा मानना होगा। अब दूसरी मीटिंग को शुरुआत हो गई है।
देखिए कि फाउंडर का जो प्रथम शिष्य है और वह शिष्य उनको क्या कहता है कि ईश्वर की आवाज, ईश्वर की भक्त ही सुनते हैं। देखिए किस प्रकार से वह कहने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति होती है या ईश्वर की जो आवाज होती है वह ईश्वर के ही भक्त सुन सकते हैं। उन्हीं को जगत शांति और जगत धर्म बताने का अधिकार होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे अधिकारी पुरुषों की आज्ञा से जगत चलेगा, तभी संसार में शांति स्थापित होगी। यह बात उन्होंने मेरी ओर देखकर कही। देखिएगा कि जैसे दूसरी मीटिंग स्टार्ट होती है तो दूसरे मीटिंग का जो फाउंडर का जो शिष्य था, प्रथम शिष्य, तो उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की आवाज मतलब जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, जो अध्यात्म में रहते हैं, या हम कहें कि उन आडंबरों को छोड़कर, जैसे कि आडंबर है होते हैं, कल की तासिका में भी आपने सवाल किया था, व्रत करना, माला फिरना, तीर्थाटन करना, और इन सबको छोड़कर जो केवल ध्यानस्थ होकर आत्मा और परमात्मा के लोक में अपने आप को ले जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर के साथ होता है, ईश्वर के सानिध्य में होता है। वो ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर की आवाज ईश्वर के भक्त सुन सकते हैं। और उन ऐसे लोगों को जगत शांति और जगत धर्म बताने का अधिकार होता है। ये वाक्य आप सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। इस 7 अगस्त के जो 7 अगस्त में जो दूसरे मीटिंग का जो फाउंडर था, उस फाउंडर के प्रथम शिष्य ने यह कहा हुआ था। और 7 अगस्त में शिमोजी शहर में जब ये मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दरमियान यह प्रसंग घटित हुआ था। संदर्भ आपका क्लियर हो गया है। फिर स्पष्टीकरण, प्रस्तुत अवतरण मेरी जापान यात्रा के 7 अगस्त 1955 के शिमोजी शहर से लिया गया है। इस प्रस्तुत अवतरण में जो दूसरी मीटिंग शुरू हुई थी, उसमें फाउंडर का जो प्रथम शिष्य था, वह फाउंडर का शिष्य तुकरोजी महाराज की ओर देखकर यह वाक्य सभी मीटिंग में उस सभागार में जितने उपस्थित सभी लोग थे उनके साथ वह बात करता है। और वो क्या कहता है, तो ईश्वर की आवाज ईश्वर की भक्ति सुन सकते हैं, मतलब जो निर्गुण निराकार ऐसे परमात्मा का जो दर्शन करवाते हैं, ऐसे ईश्वर को मानने वाले लोग ईश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। साथ ही में वो कहते हैं कि और ऐसे लोगों को जो ईश्वर के भक्त होते हैं, तो ईश्वर के भक्त जगत शांति को और जगत धर्म को बताने का उन्हीं को अधिकार होता है। मतलब यदि आप लोगों में से किसी ने जगत शांति पर या जगत धर्म पर बात बताने का प्रयास किया, तो शायद ही आपकी बातों को कोई सुने। लेकिन उसी बात को यदि किसी संत ने, किसी बड़े पुरुष ने या किसी बड़े ऋषि ने बात बताई, तो सब लोग उसे मानेंगे और मतलब उसे अधिकार प्राप्त होगा, वह अधिकारी कहलाएगा। और ऐसे अधिकारी पुरुषों की आज्ञा से जगत चलेगा, तभी संसार में शांति स्थापित होगी। तय है कि जब तक हम शांति का पाठ अपने आप में नहीं प्राप्त करेंगे, अपने परिवार के साथ परिव्याप्त नहीं करेंगे, तो हम अपने परिवेश को नहीं बदल सकते। और जब तक हम अपने परिवेश को नहीं बदल सकते, तब तक हम अपने नगर को कैसे बदले, तब तक हम अपने देश को कैसे बदले, तब तक हम अपने विश्व को कैसे बदले। तो विश्व शांति का पाठ सर्वप्रथम एक पुरुष से होना चाहिए, एक मनुष्य से होना चाहिए, मनुष्य का अपने परिवार से होना चाहिए, परिवार का परिवेश से, परिवेश का नगर से, नगर का देश से, और देश का विश्व से। और तब जाके पूरे संसार में शांति स्थापित होगी। और यह बात उन्होंने तुकरोजी महाराज की ओर देखकर कही। इस प्रकार से यदि आप लोगों को कोई संदर्भ पूछा जाता है, देखिए बेटा ये नया सिलेबस है, कोई भी नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि किस पर कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को पूरी बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें हम आपको बुक पीडीएफ भिजवा दिया है। शायद आप लोगों के पास जलगांव में रहते हैं तो आपके पास पीडीएफ की प्रिंट नहीं निकाल पाओगे, तो
प्रिंट निकालने से मतलब नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा घर पर, तो इसकी 150 रुपए कीमत है, केवल 150 रुपए। और हम बड़ी मतलब कैसे विश्वास के साथ कहे आपको कि ये बुक न तो केवल आज के आपको तासिकाओं में कि बल्कि आपके परिवार में हर किसी को पसंद आएगी, इतनी प्यारी बुक है ये। तो आप यदि लेना चाहते हो तो प्रशांत बुक हाउस है, अपने कॉलेज के पास में ही, थोड़ा सा अंतर को पार करते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, तो प्लीज रेफर कीजिएगा। तो ये है संदर्भ स्पष्टीकरण। इतना क्लियर हो गया हो, आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। कविता उजाला। जी मैडम। ओके, जी मैडम। वेरी गुड। आप देखिएगा कि ये प्रथम शिष्य जो है मीटिंग को अभी स्टार्ट करने ही जा रहे थे, और उतने में उनका जो प्रथम शिष्य था उनके फाउंडर का, तो उनके फाउंडर ने फाउंडर के प्रथम शिष्य के माध्यम से उन्होंने ये बात कही। और फिर उसके बाद में मैंने पूछा कि आत्मा की स्थिरता के लिए क्या खान पान या रहन सहन ठीक करने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि इसके पूर्व भी हम लोग देख चुके हैं कि उनके खाने पीने में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या खाया हमने अब तक, बताओ। 6 अगस्त की तासिका को 6 अगस्त 1955 में हमने कौन कौन सी चीजें खाई? फल, संतरे का जूस, चिकन, मच्छी, वेरी गुड। हाँ, देखिएगा उन्होंने यदि हम लोग थोड़ी सी फ्लैशबैक शैली को आत्मसात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने ये बातें कही हुई है कि देखिए मुर्गी है, मछली है, बकरी है ना, तो ये तीनों भी जो है ये किस में आता है, तो ये मांसाहार में आता है। ओके, और इसके साथ में उन्होंने कहीं किसी जगह पर शराब की भी बातें बताई थी, याद आ रहा होगा आपको। तो इसी कारण उन्होंने तुरंत ही कौन सा सवाल किया कि क्या खान पान मतलब खाने और पीने या रहन सहन ठीक करने की जरूरत नहीं समझते। मतलब तय है बेटा कि जैसा कल भी आपको बताया था, जैसा हम खाते हैं उसी प्रकार से हम अपनी सोच रखते हैं। यदि हम किसी मछली को, चिकन को या और अन्य किसी चीजों को खाते हैं, जैसे आजकल तो बड़ा ट्रेंड चलता है सी फूड खाने का, तो सी फूड खाने ही चाहिए जिससे आपके हड्डियां कमजोर होती है तो उसकी हड्डियों को बड़ी मजबूती मिलती है, चेहरे पर एक अनोखा तेज आता है, वगैरह वगैरह। वो बात हमारी नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि क्या खान पान या रहन सहन ठीक करने की जरूरत नहीं समझते, तब उन्होंने कहा खाने पीने में मैं परहेज नहीं मानता। अभ्यास का और खाने पीने का क्या संबंध है? देखिए कि एक और हम संतों की भूमि में रहते हैं और दूसरी ओर यदि हम मांसाहार को ग्रहण करते हैं तो हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि किसी को मार के खाया जाए, लेकिन यदि हम अपनी संस्कृति को देखते हैं और उनकी संस्कृति को देखते हैं तो वो बेचारे क्या खाएंगे ना। यदि हम मानते हैं कि इन्होंने ये नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, यार उनके देश में यदि अनाज बनता ही नहीं है तो अपने देश से यदि वो लेकर चले जाते हैं तो क्या खाएंगे, ये सवाल प्राप्त होता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि खाने पीने में तो हम परहेज नहीं मानते। अभ्यास का मतलब जब हम स्टडी करते हैं उस स्टडी का और खाने पीने का क्या ऐसा संबंध होता है, उस पर मैंने कहा यह बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि दिमाग ठीक रहे तंदुरुस्ती रहे, कोई आपके मगर बदहजमी हो जाए तो आदमी काम ठीक नहीं कर पाएगा। अगर शराब पिया तो उसका ध्यान बिगड़ जाएगा, अगर वह बुरी बातों में पड़ेगा तो चित्त स्थिर नहीं रहेगा। क्या आप इसको नहीं मानते? देखिए इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बात बताई कि जब हम कुछ खाते हैं, जैसा हम खान पान करते हैं, ठीक उसी से हमारी दिमाग और हमारी तंदुरुस्ती उसी पर डिपेंड रहती है। और उन्होंने इस बात को कबूली दे दी। जलपान लेने के बाद प्रेम से मीटिंग खत्म हुई। अब मैं भोजन करने जा रहा हूँ, 12 बजे है।
अब देखिएगा कि 12 बज चुके हैं और वो भोजन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। आज मेरे साथ अंग्रेज भाई मिस्टर कर्क थे। आपको इनका नाम याद करना है। आपके पास कॉपी होगी, पेन होगा, लिख लीजिएगा 7 अगस्त 1955। और उनके अंग्रेज भाई मिस्टर कर्क बेंगलोर में रहते थे। उन्होंने फिर वही विषय लिया और कहा, जब आदमी किसी चीज की परहेज नहीं रखेगा तो चाहे कोई हो कैसे ठीक होगा। मैंने कहा, बात बराबर है। जो सारे समाज को नीति सिखाने आगे आता है उसको जरूर परहेज रखना चाहिए। अगर वह बिना परहेज का रहेगा तो उसके समाज के लोग भी वैसा ही करेंगे। अब देखिए ना, जो शांति का पाठ सभी को बताता है, जो समाधान की बात बताता है, लेकिन उसकी शांति उसके जो फाउंडर है, मतलब जो समाज को सीख देने के लिए लोलुप होता है, उसके पास ही यदि वो नहीं रहती है, वही यदि परहेज नहीं मानता है किसी चीज को, तो क्या करके वो समाज उनकी बात आत्मसात करेगा। और फिर उसका मुकाबला इसी को करना पड़ेगा। जब वो समाज की खुद की बातों को नहीं समझेगा, शांति खुद में नहीं लाएगा, तो लोग इसकी बात कैसे मानेंगे। क्योंकि मनुष्य जब लाखों से संबंधित रहता है, तब कोई किसी से टकराया तो जवाबदार कौन होगा। वही होगा जो सबके नियमों का पालन। खाना पीना रहना, इसके लिए नियम चाहिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो मिस्टर कर्क जो बेंगलोर से आए थे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मनुष्य के खाने पीने रहन सहन के बारे में वहां पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया था। जबकि इसके पूर्व के लेक्चर्स में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो जैन साधु होते हैं, या हम कहें कि जो संतों की भाव भूमिका को अपनाते हैं, संतों की वाणी को अपनाते हैं, वो मतलब 6-7 बजने के बाद वो कुछ खाना नहीं खाते, जो खाना है। अब अर्ली मॉर्निंग का भी मतलब जो लोग खाते हैं उनकी बात हम लोग करें, कि ब्रेकफास्ट में उनका क्या होता है। आपको पता होगा कि उबला हुआ चना, उबले हुए मूंग होते हैं, जिस पर केवल कच्चा टमाटर, हरी धनिया, नींबू निचोड़ कर डाला जाता है। तो ये उनका ब्रेकफास्ट होता है। और यदि हम लोग चले जाए आम जीवन में, तो किसी का ऑमलेट हो जाता है, किसी की फ्राई फिश हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है खाने और पीने का, तो मतलब अभी तो अब तक तो केवल ये जो बात बता रहे हैं केवल लड़कों की बात बताते हैं, लेकिन अभी तो कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो भी ड्रिंकिंग, सॉफ्ट ड्रिंक कर करके, एनर्जी ड्रिंक करके जो पी जाती है। तो उस एनर्जी ड्रिंक में भी बहुत सारे प्रकार है कि आप लोगों को शायद ही नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन ये खाना पीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा इनका कहना। हाँ जी, कोई किचन में है, फैमिली बैकग्राउंड साउंड लग गया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जो भी है आपको दूसरों लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे स्क्रीन पर केवल सुनाई दे रहा है। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। कौन है? मंगला, कविता, वर्षा मैम। कविता जरा देखो तो कौन है, बता दीजिए उनको। वर्षा बालसी मैम। हाँ, वर्षा। वर्षा, आपका कब से हैंड रेज भी था बेटा, पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया। कई जगह पे मोबाइल रख कर आप लोग अपने कामों में लग जाते हो, ये बहुत बार सुनने में और देखने में आया है ना। क्योंकि हम जितनी बार आपको नाम लेते हैं तो उतनी बार आप लोगों का रिप्लाई नहीं है, और जितने रिप्लाई नहीं है इन द सेंस मोबाइल कहीं पर रख दिया है, इतने तो आप बुद्धू नहीं हो कि लगा दिया है मोबाइल और हम आपसे बात कर रहे हैं और आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता है ना। वर्षा, अभी भी आपको रिक्वेस्ट है बिटिया, सुन पा रही हो तो लेक्चर्स को अटेंड करो, है ना, प्लीज। ओके, डन। खाने पीने के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये जो आपने कहा वो बहुत ही जरूरी था, उस अंग्रेज भाई ने कहा। मैंने कहा, भाई प्रकृति की आदत से आदमी बिना शिक्षा के बिगड़ भी जाना स्वाभाविक है, मगर वह कम से कम सिद्धांत न ठोके कि उसको सब चलता है।
वह तो उनको सब चलता है जिनको नल का पानी और नाली का पानी एक सा लगता है। मरना जन्म लेना बराबर है, मगर जिसको मानव समाज को ठीक रास्ते लगाना है उसको तो परहेज से चलना ही पड़ेगा। देखिए इस वाक्य से क्या बताना चाहते हैं कि एक शब्द आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर, नल का पानी और नाली का पानी एक सा लगता है। डिफरेंट देखिएगा, नल है और नाली है। कौन सा पानी पीते हैं हम कौन सा नल पानी? का। हाँ, नल का पानी पीते हैं। केवल यहाँ पर विलांटी का अंतर है बेटा, मतलब केवल नल को विलांटी ई की लग गई तो बड़ी ई की लग गई तो नाली हो गया, आ यह न में लग गया तो नाली यह शब्द तैयार हो गया, लेकिन नाली इस शब्द में बहुत गंदगी छिपी है, ध्यान में रखिएगा। तो इनका कहना, टुकड़ों जी का कहना यह है कि यदि हम सबको, मानव समाज को ठीक रास्ते पर लगाना होगा तो इसके लिए सबसे पहले हमें परहेज रखना पड़ेगा। और फिर परहेज के पश्चात, परहेज किस चीज का? खाने का, पीने का, या भौतिक जो सुख सुविधाओं को हम भोग रहे हैं ना, उन सब का हमें परहेज करना पड़ेगा। उसने कहा बहुत ठीक बताया आपने। उसके बाद भोजन के आराम को हम चले, भोजन के पश्चात जो आराम किया जाता है। अब बचे 2 बजे अभी। यहाँ के साधारण लोग कैसे घर बनाकर रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, देखना है, और उसके लिए हम सब जानेंगे। अब देखिए कि जैसे इनके ही जरिए क्यों न हो, हम लोग पूरे जापान की यात्रा कर रहे हैं। कैसे जापानी लोग बोलते हैं गुड नाइट को क्या कहते हैं, कैसे क्या क्या वो लोग खाते हैं, उनका घर कैसा है। अब देखते आगे, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो क्लियर हुआ होगा आपको, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैंने इस नहीं बात मैडम। हाँ जी, मैंने इस बात को अनुभव किया कि ये देश भौतिक रहन सहन में जितना आगे बढ़ने लगा उतना बुद्धि से मंद मंद चलता है। देखिए कि जितना ये भौतिक रहन सहन होता है ना, मतलब भौतिक रहन सहन से तात्पर्य क्या लेंगे हम कि जैसे खाना पीना, साथ में पहनना ओढ़ना, बहुत कुछ, जैसे जापानी गुड़ियों की बात यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पर कैसे है कि आगे बढ़ गया, लेकिन बुद्धि उनकी तीव्र नहीं है। हमारे देश के लोगों के पास भले ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन आज भी हमारे भारत के लोगों का दिमाग बहुत तंदुरुस्त होता है। मैं तो इन्हें कहता हूँ कि ये बातें मैं छुटपन में ही सीखी थी। मतलब देखिए कि जो छुटपन होता है, जो बचपन होता है, उस बचपन में हमने ये बात सीखी थी, और यह है उसका अनुभव ले लो। तब ये कहते बहुत ठीक। जैसे इन्होंने चिंग कोंग का साधन बताया। मैंने कहा इसे तो हम मुद्रा समझते हैं। अब चिंग कोंग यानी क्या? मुद्रा। अभी तो ब्रह्म साक्षात्कार की बातें बहुत दूर है। आप तो ज्ञान के पहले अवस्था की बात करते हैं, मैं तो आपको ज्ञान की शांत भूमिका भी बता सकता हूं। अब देखिए, जहां तक मुझे याद है, आपको जागृति ने सारी चीजें बताई थी कि किस प्रकार से आपको ध्यान करना है, किस मुद्रा में आपको रहना है वगैरह। तो जब ये बातें हमारे बचपन से ही संस्कारों के साथ ही, संतों के बताए गए वाणियों के साथ ही प्रकट किए जाते हैं, जो आत्म साक्षात्कार को आपने प्राप्त किया था, तो मुद्रा को समझना मतलब उस ब्रह्म साक्षात्कार को समझना बहुत टेढ़ी खीर होती है। कैसे हो हम उसे समझे? तो उसे समझने के लिए ज्ञान की जो अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था को हमें आपको बताना चाहिए। तब वे क्या कहते देखिएगा। भारत ने बहुत पुरातन काल से इसकी खोज की है। आपको पता होगा कि हमारा भारत देश अन्य देशों से बहुत विकसित हो गया। किस कारण? क्योंकि मानवता वाली बातें
जो प्राचीन संतों ने हमें बताई, जैसे आदि शंकराचार्य ने सलिलम सलिलम का पाठ पढ़ाया, ठीक वही बात आज गौतम बुद्ध के जरिए पूरे देश देश में फैलाने का कार्य किया। और खास तौर पर जो हम आपको बताया कि कुंडलिनी जागरण की बातें जो उस समय में चल रही थी वो आज भी चल रही है। और वो इसी कारण कहते हैं कि भारत ने बहुत पुरातन काल से इसकी खोज की। ऐसा नहीं होता तो भारत का फकीर भगवान गौतम बुद्ध यहाँ घर घर में और देश देश में अपना आसन क्यों जमाता। मैं यह बात कबूल करता हूँ कि आज तो हम बड़ों के नाम पर पले जाते हैं। हमारे देश में भी बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसा मैं भी कहूंगा। फिर भी पूज्य महात्मा गांधी जैसे महान मानव धर्मी वहां अभी तक पैदा ही हो रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर कही कि आज भी हमारे देश को विकसित करने के लिए मानव धर्मवादिता को पहचानना और उसकी सीख युवा शक्तियों को देना अत्यंत आवश्यक बन गया है। और यह तो भारत की विशेषता ही है, ऐसा यहाँ के मियोशी नाम के एक बड़े प्रोफेसर ने कहा। अभी मैं देहात देखने गया था। अब देखिएगा कि यहाँ का जो देहात है, मतलब जापान में भी देहाती, जरूरी नहीं है दोस्तों कि जापान में देहात नहीं होगा, तो वहां पर भी देहाती लोग रहते हैं, वहां पर भी देहात है। अब वहां का चित्रण देखिएगा कैसा है। अभी मैं देहात देखने गया था। मेरी इच्छा इस बात को जानने की थी कि देहात में बड़े से बड़ा आदमी कैसे रहता है, बीच वाला कैसे रहता है और गरीब से गरीब कैसे रहता है। मुझे तो सभी मकानों का ढंग एक सा ही लगा, सिर्फ बड़े का बड़ा कारोबार और गरीब छोटी जगह में, मगर रहन सहन वैसा ही देखा। लकड़े के मकान, ऊपर से कवेलू या घास, आ गए फिर से एक बार वो कवेलू शब्द, नीचे ऊपर लकड़े की चद्दर, उस पर चटाई की बिछायत, बाथरूम, संडास, सामने थोड़ा फूलों फूलों का बाग और धंधा करने का छोटा मशीन। यहाँ पर एक वाक्य आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हर जगह पर, छोटा हो या बड़ा हो, हर के घर के सामने फूल और फलों की बाग। और दूसरा क्या कि धंधा करने को छोटा सा, मतलब हर किसी के घर में धंधा ही धंधा करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो। हमने अब तक चप्पल का देखा, गुड़ियों का देखा, तो ये जो मशीन हम लोग देख चुके हैं, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है उस जगह की खासियत को। लड़के लड़कियां अच्छे कपड़े पहने, घर में आकर दूसरा पहनते हैं, बाहर जाते समय दूसरा पहनते हैं। बड़ी मीठी बात का इनका चेहरा देखिएगा कि जैसे हम लोग अपने घर में कुछ अलग पहनते हैं, हमारे भी देश में है ऐसा कि घर के कपड़े अलग होते हैं और बाहर के कपड़े अलग होते हैं। ऐसा होता है ना कि नहीं होता अपने देश में, अपने घर में? जी मैम होता है। ऐसा है क्या कि कॉलेज से आते होते हैं, ऐसे भी कई लोग होते हैं, कॉलेज से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, वही कपड़े पहन के सो जाते हैं। लेकिन जिनको संस्कार है, घर से बाहर से आते ही हाथ धोना है, पानी की सुविधाएं अच्छी है तो नहाना है, नहीं है पानी तो फिर केवल हाथ पैर धोना है, चेंज करके घर के कपड़ों को पहनना है। एकदम घर में कोई नहीं जा सकता। देखिए एक नया अंदाज है कि उनके घर पर नहीं, दूसरों के घर पर भी यदि जाना है तो डायरेक्टली अंदर एंट्री नहीं करनी है। क्या करना है, सर्वप्रथम तो बाहर से ही बोलना है, क्या हम अंदर आ सकते हैं, और फिर वे स्वागत करने के लिए आते हैं। घर का जो मालिक होगा वो बाहर आएगा, स्वागत करेगा और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। वे सब दिखाते हैं बड़े प्रेम से, मतलब देखिएगा कि कितना विशालतम है उनका हृदय, कितना विशाल है कि घर से यदि कोई बाहर जाता है और बाहर से आता है तो वह बाहर का आदमी यदि होता है तो घर के अंदर एंट्री करते समय वो उनको जरूर पूछता है। हम तो आज निशियास ग्राम स्कूल में भी गए। अब देखिएगा कि एक ग्राम स्कूल है, हाँ एक ग्राम स्कूल से मुझे याद आया
कि एक उपन्यास पढ़ने में आया अमरकांत जी का ग्राम सेविका। हमारे लाइब्रेरी में से लिया हमने, अभी कल परसों जाएंगे तो उसे सबमिट कर देंगे। आपकी यदि मनसा है तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। बहुत ही बढ़िया उपन्यास अमरकांत जी का ग्राम सेविका यह है। सुंदर उपन्यास है बेटा, जब भी समय मिलेगा आप जरूर पढ़िएगा। बस केवल 2-2.5 घंटे में आप पढ़कर उसे छोड़ दोगे। बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, छोटा सा उपन्यास है, लेकिन बहुत ही महीन, बहुत सुंदर है, लेने लायक उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उसको, उस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। चलते हैं, हम तो आज निशिया ग्राम स्कूल में भी गए। बड़ा विशाल स्कूल इनका, छुटपन से ही यहाँ के स्कूलों से धंधा सिखाते लगे हैं। अब देखिए, छुटपन मतलब क्या, बचपन से ही खेती करना, मशीन, लिखना, पढ़ना, बैटरी बनाना, रेडियो इंजन का काम सिखाना इत्यादि। ये कार्य हमारे कॉलेज में नहीं चलते, ये कार्य दूसरों स्कूलों में नहीं चलते, लेकिन हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। वैसे देखा जाए तो इस साल फरवरी के माह से हमारा सिलेक्शन इस कॉलेज में हुआ है, और जब से लगे हैं वैसे बिहोक अभी एक डिपार्टमेंट अपने कॉलेज का, जिसके अंतर्गत हम ये मशीनरी चलाना, या बच्चों को बहुत अच्छा आर्टिकल लिखवाना, या फोटोशॉपी करना, या और ढेर सारी ब्यूटी थेरेपी है। तो मुझे लगता है कि जितने दूसरे महाविद्यालयों में नहीं है, उतने सब कार्य आपको अपने महाविद्यालय में मिल सकते हैं, यदि आपने अपने महाविद्यालय में घूमे होंगे, देखे होंगे तो। आगे बढ़ते हैं, तो यही है कि जब निशिया स्कूल की बात वो करते हैं, तो निशिया स्कूल में ये सारे जो धंधे हैं बचपन से ही स्कूलों में उन बच्चों को दिए जाते हैं। आपको एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निशिया ग्राम स्कूल में कौन कौन से कामों के साथ छात्रों को दिया जाता है, या छात्रों को कौन कौन से धंधों में लगाया जाता है। खेती, मशीन, लिखना, पढ़ना, बैटरी बनाना, रेडियो इंजन का काम सिखाना आदि। इतना क्लियर हो गया आपको? यस मैम। बाहर के जूते अंदर नहीं और अंदर के जूते बाहर नहीं। इसके पहले भी हमने आपको बताया था यह कि कितनी सटीकता होती है, मार्मिकता के साथ अपने बाहर के जूते बाहर ही रखे जाते हैं और अंदर के जूते अंदर ही। गरीब के घर में भी वही ढंग, गरीब से गरीब भी अंदर के और बाहर के जूते अलग अलग रखते हैं। स्कूलों में भी वही हालत, हर घर में ऐसा ही बर्ताव। बड़ों के यहाँ कुछ शान के जूते रहेंगे, तो गरीब के यहाँ रबड़ के, धान की पुआल के, तनिस के रस्सी के या कपड़े के मगर रहेंगे। देखिए, कपड़े के भी जूते होते हैं। आपको पता होगा कि अभी जो सर्दी के मौसम में आते हैं ना, तो कपड़ों के ही आते हैं। आपके मम्मी दादी जो पुराने लोग हैं ना, वो वही ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे उन्होंने रस्सी के कपड़े हैं, रस्सी के हैं या कपड़े के हैं, या धान की पुआल के, मतलब धान की जो तनिस निकलती है ना, रस्सी वाला जो निकलता है, वैसे भी। हाई स्कूल में तो सारा साइंस और दुनिया भर की बातें सिखाई जाती है। हमने उसे गौर से देखा, तुकाराम जी ने सब उतार लिया। मतलब देखिए कि जब टुकड़ों जी के साथ तुकाराम जी रहा करते थे, तो उन्होंने इन सबको गौर से देखा और उसे सबको अपने डायरी में उतार भी लिया। खाउदीनी शिओरा गांव के एक ईवे डिस्पेंसरी नाम के एक दवाखाने में हम गए। अब हम लोग चलते दूसरे गांव में। गांव का नाम भी बड़ा अजीब सा, खाउदीनी शिउरा। खाउदीनी शिउरा के गांव में एक डिस्पेंसरी नाम के एक दवाखाने में हम गए। यहाँ तो सब दवाई जापानी रहेगी, बड़ी बड़ी सब मशीनें जापानी। डॉक्टर ने कहा अभी 4-6 साल में अमेरिका का एक आध इंजेक्शन